हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 5 अगस्त को हुआ था एंड इट वाज कंडक्टेड बाय एनटीए एंड दिस विल बी पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ सर्कुलर coil made up of copper is placed on a tabletop. The magnetic field is normally outward. Now the magnetic field is gradually decreased. The direction of the induced current as seen from the top of side is। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक लूप लेते हैं हम, सर्कुलर लूप हम टॉप से देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली गिवन है कि वो आउट ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ के लिए बाहर की तरफ है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो आउटवर्ड ही होगी। अब नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमें पता लगाना है। तो इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि किसी भी लूप में अगर मान लीजिए इंड्यूस करंट बन रहा है, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट अगर हो रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस तरह से होगी कि वो जो चेंज इन फ्लक्स है उसका अपोज करे। ठीक है, किसका अपोज करेगा? चेंज इन फ्लक्स का। अब हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी और इंड्यूस करंट बनेगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगी, इंड्यूस करंट की वजह से कह रहा हूँ। ये तो नॉर्मली जो दी हुई है वो है, जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब कि जो इंड्यूस करंट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट, अब देखो एक कोई सर्कुलर लूप अगर आप लो तो उसमें आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल जो कि ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपकी कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएंगी तो आपका जो थंब होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, तो अगर थंब आपका ऊपर की तरफ है तो आपका जो राइट हैंड है उसकी कर्ल फिंगर देखो कहाँ आ रही है। थंब ऊपर करो, कर्ल फिंगर आपकी आएगी इस तरफ, इस तरह से घूम रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर इसलिए माना है क्योंकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी वो डिक्रीज हो रही थी। तो इसलिए जो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होनी चाहिए, या इस तरह से होगी कि वो इंक्रीज हो। तो करंट इस तरह से फ्लो होगा उसमें। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेंज लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था क्लास 12 से। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको बताने की बोर मॉडल को लेकर के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पहला है, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम, तो ये बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल था। बोर्स मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंसी, देखो हाँ ये बात सही है, जो डेल्टा ई होगा वो बराबर होगा एच सी अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू के। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर आएगा तो जो चेंज इन एनर्जी होगी इट विल बी इक्वल टू एच न्यू टाइम्स। मतलब फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं जो फोटोन बाहर निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा। सी, बोर्स मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी, देखो आप जब बोर मॉडल पढ़ोगे तो इंटेंसिटी के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र हुआ ही नहीं है, तो इंटेंसिटी को नहीं, ये फ्रीक्वेंसी को प्रेडिक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी, बोर्स मॉडल डज नॉट कंसीडर द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया गया था इसमें, तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी एंड दिस विल बी अवर आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा वो आपको बताना है। देखो थोड़ा थोड़ा आपको ये लग रहा होगा व्हीट स्टोन जैसा, लेकिन व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मैं तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर व्हीट स्टोन हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ए और सी टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है। ए और सी टर्मिनल को जब आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो जो करंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है, आपको पता होगा। तो करंट कुछ इस तरह से जाएगा, तो इसका मतलब ये करंट ऊपर जाएगा नहीं। जब करंट ऊपर जाएगा नहीं तो आई जी की वैल्यू क्या होगा, हम मतलब देयर विल बी नो करंट इन द आई जी।
और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हमें लिखना होगा एन ए, नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट. So we can say since A and C is sorted, so no current will flow through the galvanometer. Question number 24 है during the process of beta decay the ratio of neutron to proton. देखो बीटा डीके का मैं आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूँ. जैसे Z X से कोई मान लीजिए पेरेंट न्यूक्लियाई है और Y कोई डॉटर न्यूक्लियाई है. अब इसमें क्या होता है, बीटा डीके में हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल, और इसके साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो. अब यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहेगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा Z+1 ताकि ये दोनों ऐड होकर के Z ही बचे. एक जनरल एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ. जैसे नियोन के लिए, सोडियम के लिए, जैसे सोडियम का होता है 11 और यहाँ पर 23. अब अगर इसमें बीटा डी के होगा तो हमें मिलेगा सोडियम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन -1 0. ए तो चेंज नहीं होगा तो ये तो 23 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा Z+1, यानी कि एक्चुअली ये सोडियम का, एक्चुअली यहाँ पर मुझे नियोन लिखना है Ne, ये आएगा Ne और इसका 10 मैं ले रहा हूँ, नियोन का 10, तो ये बदल जाएगा सोडियम में और इसका हो जाएगा यहाँ पर Z+1, यानी कि 10 + 1 11. अब अगर आप रेशो देखोगे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पर, देखो ये तो हो जाएगा न्यूट्रॉन 23-10 अपॉन 10 और ये 23-11 अपॉन में प्रोटॉन 11. तो यहाँ पर जब आप फाइंड करोगे रेशो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ये आ रहा है 1.3 और यहाँ पर आएगा 1.09. तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो हो रहा है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्रीज करेगा. क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि ओ पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ. जैसे अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो उसके मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है μ0 I अपॉन में 2 पाई आर. लेकिन अगर इस वायर के, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के किसी एंड पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 1 अपॉन में 2 μ0 I अपॉन में 2 पाई आर. ऐसी अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग के या सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 I अपॉन में 2 R. पाई इसमें आता है, इसमें नहीं आता है. और अगर इसी को आप आधा कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से आधी हो जाएगी, μ0 I अपॉन में 2R, और इसका आधा तो 1/2 में आगे आगे लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा μ0 I अपॉन में 2 2 4 R. और एक और कंसेप्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो अगर कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, तो इसके लिए जो राइट हैंड थंब रूल होता है ये कहता है कि अगर आप राइट हैंड थंब का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हो, तो आपका थंब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा तो जो फिंगर होंगी कर्ल फिंगर वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को. और यही राइट हैंड थंब रूल अगर सर्कुलर लूप में लगाया जाए तो सर्कुलर लूप में ये होता है कि जो कर्ल फिंगर होंगी वो रिप्रेजेंट करती है करंट को, तो जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को. इसका रिवर्स है सिर्फ. अब यहाँ पर अब ये सब चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया है. तो इस वायर को मैं कंसिडर कर लेता हूँ. लेट ये वायर ए बी, फिर ये एक सर्कुलर लूप, यहाँ पर सी पॉइंट मान लो, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई. अगर मैं ए बी वायर को देखूँ तो ए बी वायर का डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है और राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करूँगा तो फिंगर आएगी अंदर की तरफ, इनवर्ड, यानी कि इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रहेगी इनवर्ड. सिमिलरली अगर ये आप हाफ सर्कुलर लूप को कंसिडर करो तो इसमें आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कर्ल फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो थंब होगा वो आपका जाएगा इनवर्ड, तो उसके लिए भी आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मिलेगी. अभी जो सी डी डी ई पोर्सन है, डी पोर्सन, इसमें आपका थंब इस तरफ रहेगा तो जो कर्ल फिंगर आएंगी वो भी इनवर्ड आएगी, अंदर की तरफ आएगी. तो तीनों ही पोर्सन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. तो इसका मतलब ये होगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो होगी, क्योंकि तीनों ही सेम डायरेक्शन में है तो मैं तीनों को ऐड करूंगा, तो ए बी वायर के मैग्नेटिक फील्ड, फिर
BCD लूप की मैग्नेटिक फील्ड प्लस जो वायर है डी से ई तक, ई इन्फिनिटी पॉइंट पर है, इन तीनों का आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरा आप ये देखो कि ए बी और डी दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वली होगी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, किसी एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो इसके लिए हो जाएगा 1/2, फिर ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर प्लस ये जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। मतलब जैसे सर्कुलर लूप का सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो सेमी सर्कुलर रिंग ए बी सी डी तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। यहाँ पे लिख रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 4r प्लस डी फिर से इसके एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यही फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर और मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 इंटू में 1/2 इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, क्योंकि देखो दोनों सेम है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं और कॉमन लेते हैं यहाँ पर बी नेट इक्वल टू, देखो म्यू नॉट आई तो कॉमन है ही, म्यू नॉट आई कॉमन है, नीचे r कॉमन है, इसमें सब ऑप्शन में ना 4r है, इसलिए मैं 4r कॉमन ले रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 4 नहीं है ना, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 2 अपॉन में पाई, ये r एक ही बार होगा 2 अपॉन में पाई प्लस यहाँ से तो ये कम्प्लीटली बाहर आ गया, तो ये बच गया 1। तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r 2 अपॉन में पाई प्लस 1। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन करने में हमें कम से कम 3 फॉर्मूले और एक रूल अप्लाई करना पड़ा है, और डायरेक्शन का ध्यान देना होगा कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वेक्टर मेथड भी इसमें एक तरह से हमने अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट सिंबल ऑफ एनपीएन। देखो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखें। उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये सीयूटी में पूछा गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है कि आपको बताना करेक्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 चीज़ें होती हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। तो यहाँ पर ये बेस ले लेते हैं, एक एमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है, ठीक है। और जो करंट होता है वो एमीटर से निकलता है फिर एंटर करता है, लेकिन एनपीएन में करंट एमीटर से बाहर निकलता है। एनपीएन मतलब ऐसे ध्यान रखो, एन 2 बार आ रहा है ना, तो अंदर तो रहेगा ही नहीं, नो 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 अंदर नहीं रहेगा, तो एमीटर का एरो कर दो बाहर, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोनों पर देखो कलेक्टर पर एरो होता नहीं है, दोनों पर तो एरो होगा ही नहीं, सिर्फ एमीटर पर रहेगा। पीएनपी में एरो अंदर की तरफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ओरिजिनल सोर्स ब्लू लाइट को रिप्लेस कर रहे हैं रेड लाइट से, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसके वजह से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई फोटोन आप इंसिडेंट करवा रहे हो किसी मेटल पे, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होगी कि जो इंसिडेंट फोटोन है उनकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। दूसरा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि जो इंटेंसिटी होगी या कह लो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर। दूसरा, जो इक्वेशन होती है ना यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी, उसकी 2 जगह यूज हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन करने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये तो एच न्यू हो गया, ये एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक कांस्टेंट, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी जिसको आप Q इंटू वी नोट भी लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल टू कितना आ गया, क्यू वी नोट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा एक्चुअली, अब ये तो फिक्स है, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये चीज़ फिक्स है, तो वो डिपेंड कर रहा होगा कहीं ना कहीं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। अब इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि हम ब्लू लाइट को रिप्लेस कर रहे हैं रेड लाइट से। आपने विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर में जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग
लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और जबकि पहले कलर कौन सा था, पहले था ब्लू। तो इसका मतलब ये होगा जब हम ब्लू को रेड से रिप्लेस करेंगे तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कंपेरेज टू रेड कलर, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो जब हम ब्लू को रेड से रिप्लेस कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, और जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी डिक्रीज करेगा। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पर कोई चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। अगर मैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मानूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वो इंटेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिटी थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं हम, तो सिर्फ कलर चेंज कर रहे हैं। कलर चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज आएगा, जिसकी वजह से सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल में बदलाव आएगा, ना कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। इसलिए ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। बस ये सोचना था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइकिल व्हील इज रोटेटेड विद, इसकी ओमेगा आपको गिवन है 240 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको अगर आप ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो ये होगा 240 इंटू में रिवोल्यूशन पर मिनट के लिए आपको 2 पाई रेडियन अपॉन मिनट को सेकंड में करने के लिए 2 पाई अपॉन 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, ये आ जाएगा 8 पाई। ओमेगा की वैल्यू 8 पाई, और इसको हम बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.36 और ये गोज में है। गोज में आपको अगर इसको टेस्ला में चेंज करना है तो 0.36 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁴ टेस्ला से, मतलब 10⁻⁴, तो ये टेस्ला में आ जाएगा। यहाँ पर 16 स्पोक्स है और सभी की लेंथ आपको गिवन है 70 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, जब सब कुछ चेंज कर ही रहे हैं तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये आ गया मीटर में। हर एक स्पोक का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो आपको बताना है कि इंड्यूस करंट कितना होगा। देखो, करंट के लिए आपको ईएमएफ चाहिए होगा, क्योंकि आई इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस आर। अब ईएमएफ कैसे निकालें, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कंसेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा। जैसे मान लो ये सर्कुलर व्हील है, इसमें 16 स्पोक्स है। अब मैं 16 तो यहाँ पर बनाऊंगा नहीं, जितने बनेंगे ध्यान रखना 16 है टोटल। अब ये जब रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ऐसे में जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है जब रोटेशन मोशन हो तब के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बी मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा और लेंथ का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई वायर है वो किसी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में गिर रहा हो, तब के लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है BLV, सॉरी उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है BLV। और अगर मान लीजिए कोई वायर है या कोई रोड है वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई एक स्पोक तो है नहीं, यहाँ पर 16 स्पोक है। तो पहले हम ईएमएफ निकाल लेते हैं कि एक स्पोक मतलब इसमें टोटल जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम ये सब वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्पोक ये है, उसके साथ दूसरा स्पोक इस तरह से कनेक्टेड है। अब ये दोनों का मतलब ये होगा कि इसका रेजिस्टेंस 2 है, इसका भी 2 है। ऐसे ही यहाँ पर 16 स्पोक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी स्पोक्स है ना ये सब पैरेलल में कनेक्ट होंगे। आप देखो इस एंड से ये एंड कनेक्टेड है, इस एंड से ये एंड कनेक्टेड है। तो जितने भी आपको स्पोक्स दिख रहे हैं इन सब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का 1/R1 + 1/R2 इस तरह से। सिंस यहाँ पर टोटल 16 स्पोक्स हैं तो 1/R जो होगा आर इक्विवेलेंट इट विल बी इक्वल टू 1/2 + 1/2 कितनी बार हमें करना पड़ेगा 16 बार। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 नीचे तो सेम रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब ये हो जाएगा 8। तो आर इक्विवेलेंट की
जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8, क्योंकि 1/r के बराबर है 8। तो यहाँ पर r इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/8। ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है, मतलब कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम ईएमएफ निकाल देंगे, पहले हमें रेजिस्टेंस भी चेक करना होगा। अब रेजिस्टेंस हमें पता लग गया 1/8 है, ईएमएफ अब फाइंड कर लेंगे। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ होगा 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर और रेजिस्टेंस आर। सब वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 बी की वैल्यू 0.36 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओमेगा हमारे पास 8 पाई इंटू लेंथ है 70 इंटू 10⁻⁻2, उसका करेंगे स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे इसको 1/8 से। इस सबको जब आप सोल्व करेंगे तो जो करंट आएगा इट विल बी 1.76 इंटू 10⁻³ एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन को इस वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो इसकी वेवलेंथ किस ऑर्डर में होगी। तो अगर लैम्डा का बात करें तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/में p। इसी को आप चेंज करके लिख सकते हैं h/में √2m के और पोटेंशियल के टर्म में हो जाता है √2m³। अगर मैं m और q इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं और h की वैल्यू लिखूं तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है 1.227/√v में, और सीधा आपको नैनोमीटर में वेवलेंथ मिल जाती है अगर आप पोटेंशियल रख रहे हो तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा डायरेक्टली, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अब 1.227 √v की वैल्यू कितनी 100, तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी ये हो जाएगा 10, मतलब कि 0.1227 नैनोमीटर। और ये किस रेंज में आ रहा है, तो ये आ रहा है एक्सरे की रेंज में, क्योंकि रेंज ऑफ एक्सरे होती है 0.01 से 10 नैनोमीटर तक। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा एक्सरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर इनमें से क्या शो करता है। ये चीज़ आपको पार्ट 1 में मैंने बता दी थी सुपर कंडक्टर के बारे में। एक तो ये सुपर कंडक्टर की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है -1, उसकी रिलेटिव परमिलिटी होती है 0, और सुपर कंडक्टर बिल्कुल परफेक्टली कंडक्ट करता है और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।